अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 23 स्टार्ट करते हैं जी। आज खैर से कोई नया काम नहीं कर सके, जो सोचा था वो भी नहीं हो सका। वैसे तो टेस्ट 1 मैंने डिस्कस किया, टेस्ट 2 मैंने डिस्कस किया, प्लान किया था मैंने कि पियानो वाला सवाल मैं क्लास में सॉल्व करूंगा, बोर्ड की वो तरफ खाली रह गई, नहीं हो सका। तो बहरहाल पियानो वाला सवाल डिस्कस किया, डिस्कस करके बच्चों को कहा भी होमवर्क करें। होमवर्क के अंदर 3 बड़े सवाल और एक एमसीक्यू आपका संडे पे जा रहा है। 3 बड़े सवाल कौन कौन से हैं? एक आपका टेस्ट 1 का क्वेश्चन 1 है, ये बेसिकली किताब से ही उठाया हुआ था सवाल, क्योंकि किताब भी आपके पास थी नहीं, तो पहले दोनों टेस्ट में मेरे पास मौका था, मैंने वहां से सवाल उठाए। ठीक है जी। एक ये आपका सवाल होमवर्क में है, अभी मैं वहां से सवाल नंबर लिखवा देता हूँ। दूसरा टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइनल वो जो IS 16 का नोट बनाना था, वो पिछली से पिछली अटेम्प्ट का आई कैप का परिचय का सवाल है। पिछली से पिछली अटेम्प्ट का आई कैप का सवाल है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक से आप सुन लें, कोई टेस्ट नहीं देगा तो मैं अब 2 टेस्ट हो गए काफ़ी होता है, तो मैं फिर तो आपको ज़्यादा मुनासिब रवैये से पेश नहीं आऊँगा उसके साथ, इसलिए मेहरबानी करके अगले हफ्ते टेस्ट दीजिएगा। आज कुछ नया नहीं किया, मंडे को इंशाल्लाह होपफुली हम IAS 36 जो है उसको स्टार्ट कर लेंगे। 3 से 4 दिन का स्टैंडर्ड है, लेकिन उसको 5-6 दिन लगा लेंगे, क्योंकि IAS 16 में कुछ पेंडेंसीज होती हैं छोटी छोटी, जो मैं साथ साथ करवाता रहता हूँ, क्योंकि वैसे 22 लेक्चर्स आप ज़ाहिर पढ़ के आए हैं तो बंदा बोर हो जाता है एक काम कर करके। इस वजह से इंशाल्लाह मंडे को हम होपफुली स्टार्ट कर देंगे IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स। टेस्ट नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसकी रिक्वायरमेंट थी पास प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एंड 2015। ठीक है जी। अब भाई जो बोलेगा उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है जी, काफी होगी। अच्छा, परिस्तान एंटरप्राइजेज वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2012। ये 1 जुलाई 2012 पर मारज़ वजूद में आई थी। ठीक है, तो ये 1 जुलाई 2012 क्या है जी? डेट ऑफ परचेज। कोई भी एसेट इससे पहले नहीं खरीदा गया होगा ना, तो डेट ऑफ परचेज होगी ये एसेट्स की। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी डेप्सिट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर देयर यूजफुल लाइफ। इट यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE एंड हैज अ पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूइंग दीज आफ्टर एवरी 2 years। ठीक है जी। अब 1 जुलाई 2012 पर ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो प्रोबेबली सारे एसेट इसी दिन नहीं खरीदेंगे, अनलेस के वो सवाल खुद बता दे कोई और बात। और फिर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू इस PPE के अंदर वो लिख रहा है वैल्यू डिटरमिन्ड एज वैल्यू एज डिटरमिन्ड बाय प्रोफेशनल वैल्यूअर ऑन 30 जून 2014। इसका मतलब पहली बार रिवैल्यूएशन 2 साल बाद ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम हर 2 साल बाद रिवैल्यूएशन कर देते हैं, अच्छी बात है। पहली रिवैल्यूएशन किस दिन कर रहे हैं? देखो, 1 जुलाई 12 को एसेट खरीदे थे, 30 जून 13 आया और फिर 30 जून 14 आया, यानी कि दूसरे साल के एंड पे ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब डाटा वो कहता है जी, डाटा देते हुए कहता है जी 1 जुलाई 2013 पर कॉस्ट और 1 जुलाई 2013 पर WDV कितनी है? 6000 और 5500। ऑफिस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अब एक अजीब सी बात सामने आ गई भाई, ये कैसे हो सकता है? 1 जुलाई 13 पर कॉस्ट भी 6000 और बुक वैल्यू भी 6000। ये क्या मुसीबत है? ये कैसे हो सकता है? जिस दिन एसेट खरीदते हैं उस दिन उसकी जो कॉस्ट होती है, उस दिन क्या उसकी बुक वैल्यू और कॉस्ट सेम नहीं होती? फिर ये क्या चक्कर है? ये फिर पक्की बात है कि ये फिर 1 जुलाई 13 पे खरीदा हुआ एसेट नहीं है। अगर कॉस्ट 1 जुलाई 13 पर लिख भी दी है, तो मैं 2 दिन पहले शायद यही बात कर रहा था और कह रहा था टेस्ट 1 के अंदर यही बात बस समझने वाली है कि कॉस्ट के साथ जो मर्जी डेट लगा दो, कॉस्ट तो कॉस्ट ही रहनी। ठीक है ना? तो 1 जुलाई 2013 पर कॉस्ट 6000 और 1 जुलाई 2013 पे बुक वैल्यू 5500 होने का मतलब यही है, पक्की बात है कि ये एसेट 1 जुलाई 13 पे खरीदा हुआ नहीं है, खरीदा पुराना हुआ है। हाँ, कॉस्ट के अंदर कमी आने की वजह क्या होती है? डेप्रिसिएशन। यानी कॉस्ट कभी नहीं कम होती अनलेस, कॉस्ट कभी नहीं बदलती अनलेस कि एसेट रीवैल्यू हो जाए। जो चीज बदलती है वो है बुक वैल्यू। जो चीज बदलती है वो क्या है? बुक वैल्यू बदलती है, हर साल कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ऑफिस बिल्डिंग 1 जुलाई 13 पर 6000 की कॉस्ट रखती है। ये 1 जुलाई 12 पर जब खरीदी होगी तब भी 6000 की कॉस्ट रखती होगी। ठीक है, अब आप कहोगे जी यार क्यों कह रहे हैं 1 जुलाई 12 को हमने ये खरीदा है? तो भाई बिजनेस, परिस्तान ने बिजनेस शुरू ही कब किया है? 1 जुलाई 12 पे, तो उससे पहले तो कोई एसेट आ ही नहीं सकता। फिर इसकी कॉस्ट और बुक वैल्यू के अंदर फर्क ये बता रहा है, ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट और बुक वैल्यू फर्क ये बता रहा है कि ये बिल्डिंग 1 जुलाई 13 पे खरीदी हुई नहीं है। अगर 1 जुलाई 13 पर खरीदी हुई होती तो फिर 1 जुलाई 13 पर इसकी कॉस्ट भी 6000 होती और इसकी बुक वैल्यू भी 6000 होती ना।
ठीक है। तो अगर ये यकम जुलाई 13 पर खरीदी हुई नहीं है तो फिर पक्की बात है यकम जुलाई 12 पर ही खरीदी, क्योंकि उससे पहले तो एसेट कोई था ही नहीं, बिजनेस ही नहीं था। अच्छा, आप चेक भी कर सकते हैं आप इस बात को, वैसे पर्चे में करने की जरूरत नहीं थी, बार ले तो गपशप है, चेक भी कर सकते हो आप। वो कह रहे हैं जी स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट करते हैं, ये लिखा हुआ है जी, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिसिएशन करते हैं, और ओरिजिनल यूजफुल लाइफ, ये क्या गिवन है जी, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स गिवन है जी, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, ओरिजिनल एट एक्विजिशन कितनी थी जी, 12। अब स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो आप क्या करते हो, कॉस्ट डिवाइडेड माइनस एज द वैल्यू, है नहीं सवाल में वैल्यू इसलिए मैं बोल नहीं रहा, ठीक है। पर कॉस्ट माइनस एज द वैल्यू ओवर लाइफ करना है तो करो 6000 माइनस 0 डिवाइड बाय 12 कितना 500, यानी 500 की डिडक्शन एक साल की बनती थी, वो एक साल ही गुजरा है, यकम जुलाई 12 से 30 जून 13 तक एक साल ही गुजरा था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कंफ्यूज करने के लिए कॉस्ट के साथ भी डेट लिख दी गई थी, हालांकि कॉस्ट के साथ डेट लिखनी नहीं चाहिए थी, ये लिखते भी तो यकम जुलाई 12 लिख लेते, ये डेट नहीं लिख, बहरहाल आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको पता है कि कॉस्ट जिस दिन मर्जी की डेट लिख दे वो कॉस्ट ही रहती है, वो असल वाली ही होती है जो पहले दिन हमने एसेट खरीदा था, ठीक है। लेकिन इससे हमें ये भी पता लग गया कि हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 500, ठीक है। कैसे निकली है जी एक्यूमुलेटेड, कैसे निकली है जी, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया जी 500, ओके। ये मैंने अभी अभी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली। भाई ये सवाल है टेस्ट 1 का क्वेश्चन 1, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों की किताबों के अंदर भी मौजूद था, ये बेसिकली, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर ये, तो ये मैंने डिस्कस करके बच्चों को पिछली क्लास में कह दिया है कि ये आपका अब होमवर्क होगा। खैर वर्किंग ही इसमें मसला था, वर्किंग तो मैंने एक कर दी है, कोई मसला नहीं है, एंट्रीज करना, बहरहाल रिवीजन हो जाएगी जरा, ठीक है, आपके सवाल को दोबारा करोगे। रूटीन हमारी बहरहाल यही होगी जैसे आज हो रहा है कि टेस्ट से अगले दिन हम जो है वो टेस्ट को डिस्कस करते हैं, सारा लेक्चर ना भी करें तो बहरहाल एक दिन, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शायद हम जो है वो ट्यूजडे का दिन रख लें टेस्ट की डिस्कशन का, ऐसी दिल में आ रही है, क्यों, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरा टेस्ट जुमे वाले दिन हो, इस दफा जुमे वाले दिन टेस्ट आ गया। अगर मैं हफ्ते वाले दिन डिस्कशन करूंगा तो बच्चे कहेंगे यार टेस्ट की, हालांकि टेस्ट की डिस्कशन सारी क्लासेस ज्यादा अहम होती है, मैं टेस्ट की डिस्कशन में जो करवाता हूँ वो मैं उससे पहले भी नहीं करवाया होता, उसके बाद भी नहीं करवा रहा होता, सीधी सी बात है, ठीक है ना। टेस्ट मुश्किल होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टेस्ट में पहली बार आप देखते हैं, फिर भी बच्चे कभी कभी नॉन सीरियस ले जाते हैं, तो मैं हफ्ते को भी नया काम करवाया करूंगा, मंडे को भी, ट्यूसडे को टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, इसमें मैं सोच रहा हूँ फिलहाल। वैसे मेरी रूटीन हमेशा ये रही है कि जिस दिन टेस्ट होता है उससे अगले दिन मैं उसको डिस्कस करता हूँ। पिछला टेस्ट माजरत के साथ लेट हो गया था, उसकी वजह रिवॉल्यूशन के साथ हमारी कुश्ती थी जो चल पड़ी थी, नोट के साथ, सॉरी, ठीक है, तो ऐसे मैंने उसको नहीं किया था। बहरहाल अब ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद टेस्ट 1 के ऊपर चले जाएंगे, टेस्ट 2 पे चले जाएंगे। तो ये बहरहाल आपका आज का पहला होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा किताब के अंदर। कितने बच्चे किताब ले चुके हैं, चलें तकरीबन हो ही गया। अच्छा अब सुने, पेज 76 क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका होमवर्क है, लेकिन पहले इसको मैं डिस्कस करूँ, ये वही सवाल है, बस मैंने नाम बदल दिया था, ये सहूलत मुझे बुक के आने से पहले पहले अवेलेबल थी, मैंने अवेल कर ली, ठीक है ना जी। टेस्ट मैंने किताब से उठाकर सवाल बना दिए, कौन सी बुक बच्चों के पास होनी है, तो इसलिए जरा नाम शाम बदल दिया, किसी के पास पुरानी पड़ी हो तो उसको पता ना लग जाए, काम चल गया। अब आगे तो फिर नए नए सवाल ही आएंगे, बुक तो अब आपके पास आ चुकी है। अच्छा जी, ये पता चल गया हमें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 500, ठीक है। कैसे निकली है, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू से, ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कह रहा है 30 जून 14 पे एसेट रीवैल्यू हुआ है, रीवैल्यू अमाउंट देकर, साथ ही रिमेनिंग लाइफ भी खुद बता रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो रिमेनिंग लाइफ खुद सवाल में वो लाइफ खुद बता दे तो आपने फिर सवाल वाली लाइफ को इस्तेमाल करना है, खुद रिमेनिंग लाइफ नहीं निकालनी, ठीक हो गया। चलो जी, ड्यूरिंग द ईयर देयर वर नो एडिशन और डिलीशन इन द अबव एसेट्स एज पर पॉलिसी, परिस्थान ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस, ठीक है जी। ट्रांसफर की एंट्री इंक्रीमेंट एक्शन करते हैं वो, ठीक है। जनरल एंट्रीज करनी है 30 जून 14 और 15 की। अब यकम जुलाई 13 पर उन्होंने हमें कॉस्ट दी है और बुक वैल्यू भी दी हुई है, हम यहाँ पर डायरेक्ट बुक वैल्यू ही लिख देते हैं, कितनी बनती है जी 5500, तो बोलो ये 5500 से कहानी शुरू होगी, ठीक है। बहुत तकलीफ हो तो आप इतना कर सकते हो बस कि ये बुक वैल्यू निकालने के लिए आप बता दो जी मैंने 6000 माइनस 500 किया है, ताकि आप एक्यूमुलेट ऑप्शन भी लिख सको आगे, वो आपने निकाल ली थी ना, ठीक है, पर लिखने की जरूरत कोई है नहीं। हाँ, ट्रांसफर करते हुए एक्यूमुलेट ऑप्शन को फिर ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी 30 जून 2014 पर ये एसेट रीवैल्यू हो रहा है, पर पहले 30 जून 14 पे पहुंचे तो सही। इस वक्त ये एसेट यकम जुलाई 13 पे खड़ा है, तो 30 जून 14 पे पहुंचाने के लिए क्या करोगे भाई, ये सवाल ढूंढना छोड़ दो, इधर देख लो डिस्कशन हो रही है, डेप्रिसिएशन हमने करनी है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना जी, 6000 डिवाइडेड बाय 12, और वो
500 ही आएगा जो पहले भी आया था, और एसिड आ गया 5000 पे। ठीक हो गया जी, डन। अब 30 जून 14 पे एसिड क्या हुआ, रीवैल्यू होकर 5750 पे चला गया। रीवैल्यूअर ने 5750 रीवैल्यूड अमाउंट बताई, एक लाइन हमने खाली छोड़ी और 5750 रीवैल्यूड अमाउंट लिख दी अपनी वर्किंग में। 750 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ऐसे ही किया था, कुछ याद आ रहा है? अच्छा जी, उसके बाद अब 14 और 15 दोनों साल की दोनों साल की एंट्रीज करनी है, तो फिर 15 के साल में रीवैल्यू तो नहीं हो रहा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो आएगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। 5750 को डेप्रिशिएट करना है रिमेनिंग लाइफ पर, और वो रिमेनिंग लाइफ सवाल ने खुद बता दी। मैंने आपको कहा था कि अगर रीवैल्यू की रीवैल्यूड अमाउंट को मान रहे हो तो उसकी गिवन लाइफ को भी मान लो, फिर लाइफ खुद से निकालने की जरूरत नहीं है। उल्टा आसान सवाल था ये तो। डिवाइडेड बाय 8 और 750 डिवाइडेड बाय 8 जी। 8 कहाँ से आया? 8 किसने बोला? अच्छा ठीक है जी। बुक वैल्यू देखो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने जनरल एंट्रीज करनी है 2 साल की, बस हो जाएगा काम। ठीक है, अब जी हम 2013 की एंट्री नहीं कर रहे, 14 और 15 की। 14 और 15, 30 जून 2014 में जो साल एंड होना है, और 30 जून 2015 पे। तो सबसे पहली एंट्री जो हमारे सोल्यूशन के अंदर रिक्वायर्ड होगी वो होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, अब 30 जून 14 की ये डेप्शन हमने चार्ज की, तो 30 जून 14 पे एसेट आके खड़ा हो गया। अब ये एसेट क्या होना है? रीवैल्यू। तो 30 जून 14 पे खड़े होकर पहले ट्रांसफर की एंट्री और फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। अब ट्रांसफर के लिए हमने वही पुराने उसूल, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, ये मैंने बुक वैल्यू लिख दी है तभी तो मैं परेशान हो रहा हूँ, ये रीवैल्यूड अमाउंट था, है ना? तो मैं परेशान हो रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी ये रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूशन के दिन, ये ऐसे कहते थे ना हम कि जी रीवैल्यूशन के दिन खड़े होकर हम देखेंगे ये एसेट अपनी जिंदगी में कभी पहले रीवैल्यू हुआ? उसका जवाब है नहीं। अगर ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ 30 जून 14 पे खड़े होकर, तो इसके अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट के अंदर यकम जुलाई 13 डेट ऑफ परचेज से नहीं, यकम जुलाई 12 डेट ऑफ परचेज से 30 जून 14 तक की डिडक्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी। अब यकम जुलाई 12 से 30 जून 13 तक की डिडक्शन कितनी है? 500, ये 12 वाली और 513 वाली। ठीक है, तो ये 500 जो ओपनिंग में पड़ी थी, और ये 500 जो भी थोड़ी देर पहले आपने एंट्री पास की है, ये टोटल बन गई 1000 रुपए की डेप्रिसिएशन है, अक्यूमुलेटेड एक्शन है जो ट्रांसफर करनी है। तो ये एंट्री यहाँ वर्किंग में नजर नहीं आती। ये दूसरी एंट्री आपकी पेपर पे होनी थी, अक्यूमुलेटेड एक्शन डेबिट एसिड क्रेडिट 1000 से। तीसरी एंट्री इस साल की होनी थी एसिड डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। बस ये साल क्लोज, फिर डेप्रिशिएट नहीं करना था। फिर 15 वाला साल आना था। 15 वाले साल के अंदर आपने पहली एंट्री पास करनी थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट, और चौथी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी आपके सोल्यूशन में टोटल 1 2 2 नजर नहीं आ रही, 1 2 3 4 5 एंट्रीज होंगी। ठीक है, ऐसे ही आपने 100% सेम आपने करना था ये फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए भी हो जाएगा। और बेसिकली तो ये 3 एसेट से एक वेयर हाउस भी था जो मैंने उड़ा दिया था। नंबर मैंने सेम ही रखे 12। ठीक है, हाँ, लेकिन आप चूंकि पहला टेस्ट था, थोड़ी आसानी देने के लिए, आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक एसिड मैंने कम कर दिया था। ठीक है, तो अब घर पे आपने टेस्ट के सवाल की बजाय ये वाला सवाल कर लेना, इसमें तीनों एसिड्स को देख लेना। जिस एसिड की वर्किंग करें साथ उसकी जर्नल एंट्रीज बना ले, फिर नेक्स्ट पे जाए या पहले वर्किंग। देखो, है तो ये पैटी इश्यूज, ठीक है, लेकिन बच्चे पता नहीं इनमें क्यों कंफ्यूज होते हैं। रिक्वायरमेंट बेहतर होती है पहले सफे पे लिखने, यानी आप हेडिंग दें जर्नल एंट्रीज, उसके बाद फिर अगले सफे पे आप उसकी वर्किंग स्टार्ट कर दें, 2 सफे छोड़ दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैनेज होगा तो कोई मसला नहीं है, क्लियरली लिखें फैक्ट्री बिल्डिंग की हेडिंग, फिर उसकी जर्नल एंट्रीज, और फिर उसकी वर्किंग, फिर आगे वर्किंग, इस तरह से कर सकते हैं। बेहतर वाला ये है कि आपको नजर आ रहा है कि 3 एसिड्स की 5-5 एंट्रीज करनी है, 4-5 तो होंगी ही, आप 2 सफे जोड़ दें, तीसरे से वर्किंग शुरू कर दें। मसला क्या? ठीक है, वर्किंग इकट्ठी रखें, रिक्वायरमेंट को पहले लिखा करें, वर्किंग को बाद में किया करें, कोशिश ये किया करें। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अबव। अच्छा ठीक है जी, ये हो गया, हो जाएगा ये क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 99% सेम था, लाइक अकमल ब्रदर्स। अकमल ब्रदर वाला सवाल याद है? उसमें भी पहला पॉइंट जो था उसमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे, फिर एक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन थी जिसमें ओल्ड और न्यू दोनों की फेयर वैल्यू गिवन थी, फिर एक एसेट बेचा था जिसकी बुक वैल्यू गिवन थी, कॉस्ट मिसिंग थी,
बस एक नई चीज आई कैप ने डाल दी और वो था कॉस्ट डिटर्मिनेशन। एक नया एसिड खरीदा है और डिफरेंट कंपोनेंट्स कॉस्ट के उसके डाल दिए इसमें। देखें दोनों ही सवाल आई कैप के हैं, ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक के अंदर से उठाया हुआ सवाल है, दोनों ही आई कैप के पास पेपर में आए हुए सवाल हैं। कुछ अरसा पहले आया था अकमल ब्रदर, और जिन बच्चों ने इसको किया हुआ था उनकी लॉटरी लग गई 2-3 अटेम्प्ट बाद इस सवाल में। सारा सवाल सेम, सिर्फ ये थोड़ी सी बाहर देखते हैं जरा क्विकली। रिक्वायरमेंट है, देखो रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसी ही है। प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर पर्टेनिंग टू मशीन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17। यहाँ पे प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अमाउंट अकाउंट्स पर्टेनिंग टू प्लांट मशीनरी। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून, नॉर्मली होता नहीं है लेकिन ऐसी किसी की किस्मत अच्छी होती है कि ऐसा सवाल आ जाता है सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम। खैर एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो जी। एज एट यकम जनवरी 18 बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेशन अमाउंटेड टू 12,700 एंड 6240। ओपनिंग बैलेंसेस हैं, बोलो। लेजर ओपन करने थे और इनको ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पे लिख लेना था। एसेट डेबिट साइड पे ओपनिंग और एक्यूमुलेशन क्रेडिट साइड पे ओपनिंग, और इसके भी मार्क्स आपको मिल जाने थे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था कि इसको एसेट में लिखना है और डेबिट साइड पे ओपनिंग लिखना है, इसको एक्यूमुलेशन में लिखना है और क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये कॉन्सेप्ट ही तो होता है, इसके मार्क्स होते हैं। सवाल से डाटा उठाया, मार्क्स मिलने शुरू। ठीक है, फिर जी ऑन यकम अप्रैल 18 हमारे साल के 3 महीने गुजरने के बाद चौथे महीने के पहले दिन, ओल्ड मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 340। ओल्ड मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ, मतलब ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन। ऐसे ही है, खतरा आ गया। फिर इज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन, द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ 680। अब ये 680 क्या बला है, ये क्या है, ये कैश पेड है। ठीक है, थ्रू बैंक सही पर है तो वो कैश या बैंक, ठीक है, तो कैश पेड आ गया। ठीक है, द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वाज 1130। नाउ दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। ऐसे ही है ना, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जब आप बाजार में जाते हैं और आप किसी चीज को देखते हैं तो उसके ऊपर जो प्राइस टैग लगा होता है वही फेयर वैल्यू है उसकी, जो उसके ऊपर लिस्ट प्राइस लगी होती है वही उसकी फेयर वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा अब सिचुएशन क्या है, ओल्ड मशीन हैज बीन एक्वायर्ड फॉर ₹870। ये क्या है, ये क्या है जी, ये तो कॉस्ट ऑफ ओल्ड है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड। ये हम यूज करते होते हैं एक्यूमुलेशन निकालने के लिए। ठीक है ना, अब मसला क्या है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन वो है ये पुराने की फेयर वैल्यू दे दी है और नए की भी दे दी है, तो पुराने की फेयर वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा नहीं करते तो नाराज ना हो आप लोग, पुराने की फेयर वैल्यू को इग्नोर नहीं करते बल्कि हम नए की फेयर वैल्यू इग्नोर कर देते हैं और हमारी नए एसिड की जो कॉस्ट हुआ करती है, कॉस्ट ऑफ न्यू, वो निकला करती है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, यानी 340 प्लस कैश पेड है तो, और माइनस कर दो अगर कैश रिसीव है तो 1020। 1020 नए एसिड की कॉस्ट है, उस 1130 को इग्नोर करना। तो 1130 में नहीं पड़ा, ये हमें 1020 में पड़ा। ठीक है, 100% सेम एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको करवाई थी। ये on Yekam July 17 machine having fair value with on direct exchange for new machine, the balance of purchase was check off इतने list price of the old machine was। यार ऐसे लगता है वही एडजस्टमेंट आके यहाँ लिखी गई है और सिर्फ वैल्यूज बदली। तो ऐसा कभी कभी खुशकिस्मती से हो। अच्छा एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन होगी तो ऐसी ही होगी जिस मर्जी सवाल में आ जाए, लेकिन जो सवाल का असल में ना सांचा एक ही लग रहा था। चले बाहर, यहाँ तक को मसला। नेक्स्ट, ऑन यकम फरवरी 18 हमारे साल के दूसरे महीने के पहले दिन, अ प्लांट हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 was purchased, acquired। ठीक है, a trade discount of 5% was allowed on the list price। The plant was ready for use on यकम अगस्त 2018 after incurring following cost। मिस हो रहे हैं भाई। अच्छा जी, अब हम करते क्या है, रूटीन के अंदर हम ये करते हैं कि हम ये लिस्ट प्राइस यानी परचेज प्राइस लिखते हैं एक स्टेप में, फिर उसके नीचे लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का 5% लेकर उसको माइनस करते हैं और फिर नेट फिगर लिख रहे होते हैं। तो इसमें भी अब सीखना था, सीख लिया। अब परचेज के अंदर ना हमने हर मोमेंट पे टाइम बचाना होता है, छोटी छोटी चीजों पे टाइम बचाना होता है। ठीक है ना, तो परचेज लिस्ट प्राइस लिख लो तब भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, आपने यहाँ पे लिखा परचेज प्राइस। अब आपको ये एसिड जो है ये 10,000 का नहीं पड़ा बल्कि 10,000 में से 5% कम का पड़ा। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे भी करेंगे 10,000 माइनस 10,000 का 5%, उसमें भी टाइम लगता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको 10,000 वाली चीज 5% डिस्काउंट पे मिल रही है तो फिर कितने में मिल रही है, यूं समझ लो ना, 100 रुपए की चीज है, 5 रुपए डिस्काउंट मिलेगा तो 95 की मिल गई, 95%। ठीक है, तो ये आ गया 9500। ठीक है जी,
नेक्स्ट कंसल्टेंट फी कितनी है जी? 540 ऐड करेंगे। अच्छा 540 ऐड कर दिया जी। अच्छा फ्रेट ऊपर आएगा 660, फ्रेट भी ऐड कर दिया। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग 600 बिल्कुल होगा जी। एडमिन अगर लिख देता यहां पे स्टार लगा करके ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, फिर ऐड कर देते हैं। ये बात समझे हो? अभी सवाल खामोश है ना? तो जनरल रूल क्या है? एडमिन जनरल ओवरहेड्स जो होते हैं ये हमेशा फिर ये मतलब ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होने, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर वो यूं स्टार लगा के नीचे लिखता कि इसमें जो है वो ये सारे ही क्या है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, फिर क्या करते पूरा 160 ऐड कर देते। या यूं कहते कि इसमें से 100 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और 100 नहीं, तो 100 ऐड कर देते। जैसे एग्जांपल दी थी मैनेजर वाली कि अगर तनख्वाह में ही काम कर दे पहले वाली में तो कुछ ऐड नहीं होना। अगर मुझे कहें कि यार तुम एक्स्ट्रा टाइम जो लगा रहे हो उस एक्स्ट्रा टाइम के तुम्हें अलग पैसे मिलेंगे इस इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करने के लिए, तो फिर उसको एसिड कॉस्ट में ऐड कर दें, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिख दे कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो फिर क्या करना, जाग के बैठो, फिर क्या करना, ऐड। अच्छा अब एक सवाल पिछली क्लास में किसी बच्चे ने किया और गालिबन वो किसी पास पेपर के रेफरेंस में किया, क्योंकि मुझे वो पास पेपर ज़हन में भी आ रहा है, लेकिन वो जब आएगा सब सामने तो बात तब सामने आ ही जाएगी। लेकिन चलिए वो क्वेश्चन जो कि रेज हो गया तो मैं आपसे वो भी कर देता हूँ। उस स्टूडेंट ने ये पूछा कि यूं लिखा हो कि पिछले साल, मिसाल के तौर पे पिछले साल एडमिन और जनरल ओवरहेड से 120 रुपए, इस साल एडमिन और जनरल ओवरहेड्स इंक्रीज होकर हो गए 160 रुपए, तो क्या हम ये समझेंगे कि ये 40 रुपया इस प्लांट की वजह से इंक्रीमेंटल है? समझेंगे? खामोशी केस में क्यों समझेंगे जी? महंगाई भी तो हो जाती है, बिजली कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, ओवरहेड्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो खर्चे वैसे महंगाई की वजह से भी तो बढ़ सकते हैं। तो ये कह देना सिंपली, सवाल ने लिख दिया कि ये 2000 कौन सा साल, 18, सवाल ने कहा जी 17 के अंदर जनरल ओवरहेड्स थे 130 रुपए और 18 में ये जनरल ओवरहेड्स हो गए हैं 160 रुपए। तो हमने कहा लगता है ये कैसे प्लांट की इंस्टॉलेशन पे कुछ पैसे लगे होंगे। अब खामोशी केस में हमने खुद से अज्यूम नहीं करना, क्लियरली वो कह दे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो फिर ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। और सही है। स्टाफ ट्रेनिंग जो मर्जी, स्टाफ ट्रेनिंग के बारे में कहता भी रहे तो प्लांट की, यार ये प्लांट चलाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, इसके बगैर नहीं। स्टाफ ट्रेनिंग के बारे में आपने कोई उसूल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाला नहीं करना, बस स्टाफ ट्रेनिंग देखते जाओ, एक्सपेंस हो, ठीक है ना। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते एम्प्लॉय को। और ओपनिंग सेरेमनी शुरलियां पटाखे नहीं ऐड करने, ठीक है। तो ये सारी चीजों को लिख कर ऐसे डैश लगाना, या ऊपर टोटल कर लो 600 के नीचे और उसके नीचे अंग्रेजी में लिख दो एडमिन ओवरहेड्स, स्टाफ ट्रेनिंग एंड ओपनिंग सेरेमनी आर नॉट मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, या ये लिख दो अंग्रेजी में या फिर ऐसे डैश लगा दो, ठीक है। दोनों ही सही है। या तो आप क्या करो, यहां टोटल कर दो, टोटल हो गया, नीचे एक लाइन अंग्रेजी में डालो, क्या, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स कॉमा स्टाफ ट्रेनिंग कॉमा ओपनिंग सेरेमनी आर नॉट मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल दो, ठीक है। या यूं लिख के बता दो या फिर यूं लिख के बता दो, दोनों ही ठीक है, ओके जी। स्टूडेंट है, क्यों ऐड करें आप बताएं? पेट्रोल भी जरूरी है, या बिजली के बिल पे, बिजली के कनेक्शन पे चलना है तो बिजली का बिल भी आना, वो जरूरी है, बगैर बिजली के चल सकता है प्लांट, ऐड करते हैं एसिड कॉस्ट में। अब मैं समझाता हूँ, बात सुने। पहली बात तो ये है, ये जनरल बात है कि एसिड जब रेडी टू यूज हो जाए उसके बाद वाले सारे खर्चे हम एसिड कॉस्ट में नहीं डाल सकते, एक्सपेंस आउट करते हैं उनके हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन स्टाफ ट्रेनिंग तो स्पेसिफिकली एक ऐसी अलग चीज है, स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट आइए 38 FA2 में भी जाकर पढ़ोगे, इनको तो कभी भी एसिड कॉस्ट का, यहाँ पे पीपीई का पार्ट नहीं बना रहे ना, वहां पे इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना देगा I38। तो क्या कहते हैं, ये कोई एसिड है ही नहीं। स्टाफ ट्रेन किया, अगले दिन भाग गया, रोक सको तो रोक लो, भाग गया, ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग कर दी आपने, वो उसको रोक सकता ही कोई नहीं है, वो चला गया। अब क्या उससे फायदा आया? लगी है ना, एक्सपेंस करो, इसीलिए कह रहे हैं एक्सपेंस करो, एसिड ना बनाओ। आप कैसे कह सकते हो कि अगले 5 साल ये हमारे पास रह के हमें फायदा देगा, वो अगले 5 दिन ना रहे ट्रेनिंग करके, ठीक है, समझ रहे हो। आपको नहीं जी हम बॉन्ड साइन, मैंने बात की है पहले ये क्लास में, हम बॉन्ड साइन करवा लेंगे जी, हम कहेंगे 5 साल से पहले छोड़ करके तो 50 लाख देके जाओगे, वो जहां जा रहा है उन्होंने 50 दे देना, मैं कहा तू आजा, ट्रेन हुआ ना, आजा तू, 50 हम देंगे यार, कोई मसला नहीं है। तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग को कभी भी एसिड नहीं, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट है, कसमें उठा रहे हैं मार्केटिंग वाले, कसम उठवा लो, इतना फायदा होगा, आप कहोगे यार कोई फायदा नहीं, बस खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस। क्यों? आप जो मर्जी कर लो, आप कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते इश्तेहार चलाने के बाद, यार तुम्हें यही करना है, ठीक है ना। कन्विंस करने की कोशिश की जा सकती है, मजबूर कोई नहीं किया जा सकता कस्टमर को, आप जो मर्जी कर लो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में, ठीक है, लेकिन कस्टमर की मर्जी जो होगी करना उसने वही है। हाँ, ये अलग बात है कि इन खर्चों में कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वो फिर वो अक्रूवल प्रीपेमेंट का अलग कॉन्सेप्ट, जैसे एडवर्टाइजमेंट आपने अगले 5 साल का इश्तेहार चलाने के लिए पैसे आज ही दे दिए, तो वो फिर एडवांस
वो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो अलग चीज है। फिक्स एसेट की पीपीई की कॉस्ट का पार्ट इनको कभी भी नहीं बनाना, ठीक है। वैसे बात हुई थी पहले, नींद से उठ के आपने पूछ ली जी। 11,300 जी बच्चों, ये है एसेट की कॉस्ट नए वाले की, इसको एसेट अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्लियर है, सबको क्लियर है? आगे सेम एडजस्टमेंट ऑन 31 अक्टूबर अनदर मशीन वाज सोल्ड फॉर इतने, इट वाज एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी एंड हैड नेट बुक वैल्यू ऑफ इतने ऑन यकम जनवरी 18। सही है, ये देखो मैंने इसलिए साथ खोला, ये देखो a machine acquired on having net book value of इतने on जनवरी 17 was sold for इतने 30 अप्रैल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5000। वैसे ही एडजस्टमेंट, इसलिए कह रहा हूं कि पूछना मत कैसे करनी है, करवाया हुआ सवाल क्लास के अंदर, ठीक है जी। बताएं को मसला, टेस्ट 1 इज ओवर जी, बोले जी बेटा। सर क्या कहना जी, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है या तरह ना कराया करो। पेपर दिखाएं मुझे क्लास के बाद, देख लेते हैं आपके सर को। जी बच्चों, ये जो क्वेश्चन 2 में एमसीक्यू 1 है, ये मैंने होमवर्क में कर दिया है। बेसिकली ये आपकी किताब के अंदर जो मौजूद एमसीक्यू है नंबर 6 है आई थिंक, नाइन है जी। ये भी आपके होमवर्क में चला गया, ठीक है जी, लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। सुन ले, एक छोटा एमसीक्यू मैं करवा देता हूं। पेज नंबर है बुक का 139। पहले मैं एमसीक्यू 2 करवा देता हूं, अप्रोच इसमें पता लग जाएगी आपको, ठीक है, तो फिर ये एमसीक्यू भी आप कर लेंगे। अच्छा जी जी, बिल्डिंग इज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 2 मिलियन। तो ये 2 मिलियन क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट है, ये 2 मिलियन रीवैल्यूड अमाउंट हो गई ना। सर अपवर्ड लिखा रीवैल्यूड सरप्लस ही है ये, डाउनवर्ड लिखा होता तो फिर असल बात ये नहीं, आप यूं कहो कि इसने लिखा हुआ है रीवैल्यूड अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी हो बाय इतने रुपए, जिससे ये पता लगता है कि ये इस सवाल के अंदर रीवैल्यूड अमाउंट नहीं थी, इस सवाल के अंदर ये रीवैल्यूएशन सरप्लस थी। और अगर यूं लिखा होता बिल्डिंग इज रीवैल्यूड डाउनवर्ड बाय 2 मिलियन, तो ये क्या होता है? रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मसला था इधर, ठीक है। पहली बार ऐसा देखा, ऐसा सवाल पहले देखा नहीं था टेस्ट के अंदर, अक्सर चीजें पहली बार देखता है बंदा। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा एंटीसिपेट करना आना चाहिए, ध्यान से सवाल को पढ़ना होता है। जैसे जैसे कितने बच्चों ने नोट के सवाल में टोटल का कॉलम बनाया था? हाथ खड़ा करें, बता दें। पिछली क्लास में थे, पिछली क्लास में भी थे, सुनो पिछली क्लास में भी थे, इधर भी हैं, हाइब्रिड में भी हाथ खड़ा करें। टोटल का कॉलम बनाया था नोट में, टोटल का कॉलम बनाया था 1 2 3 4, टोटल सवाल ध्यान से पढ़ा करें, पिछली क्लास में ज्यादा थे, ठीक है, जिन्होंने टोटल का कॉलम बनाया था। चुप चुप और चुप कर जाओ। अच्छा जी, अ बिल्डिंग इज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 2 मिलियन, तो 2 मिलियन इज द रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी, ओके। अच्छा, इट वाज एक्वायर्ड 5 years ago for 10 million, इट्स यूजफुल लाइफ रिमेन्स सेम एज 20 years, ठीक है। ये लाइफ बदली नहीं है, अगर खुद बदल दे तो फिर हम वो लाइफ इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर ना बदले तो फिर खुद रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, अब कॉस्ट इसकी जी 10 और अक्यूमुलेटेड एप्शन निकालनी पड़ेगी 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ कितनी थी जी? 20, और कितने साल पहले इसको खरीदा था? वो कह रहा है 5 साल पहले, तो कितना आंसर आता है? 2.5 जी। उसके बाद जी आज इधर देखो, आज तक क्या होता था, इधर देखो इधर देखो, देखो आज तक क्या होता था, आज तक ये होता था कि ये मिसाल के तौर पे रीवैल्यूड अमाउंट देता, तो हम कहते थे बैलेंसिंग फिगर सरप्लस आ गया 2 रुपए, ठीक है। हम बैलेंसिंग निकाला करते थे, रियल सरप्लस और क्लोजिंग गिवन होता था। आज बढ़ होगी बात, आज ये गिवन नहीं था, बैलेंसिंग निकाल रहे। आज सवाल ने कहा जी आपका 2 मिलियन का रीवैल्यूएशन सरप्लस है, लॉस होता तो माइनस कर देते, तो फिर आज हमें रीवैल्यूड अमाउंट बैलेंसिंग निकालनी पड़ी, कितनी जी? 9.5, अब 2 मिलियन का सरप्लस है, ठीक हो गया जी। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है इस साल की,
अज्यूम कर रहे हैं सवाल खामोश है, साल के पहला दिन ये रीवैल्यू हो गया होगा, ठीक है ना, अज्यूम करते हैं ये साल के पहले दिन, अज्यूम ही करना है ना, सवाल के अंदर लिखा नहीं था, अज्यूम कर लेते हैं ये यकम जनवरी के ऊपर ये कॉस्ट थी और यकम जनवरी तक इतनी डिडक्शन हो चुकी थी और यकम जनवरी पे ये बुक वैल्यू थी और यकम जनवरी पे ये रीवैल्यूएशन आ गई। अब 31 दिसंबर पे आ गए, ये एंड पे आ गए, डेप्रिसिएशन करनी है तो 9.5 को भी रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है और 2 को भी रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रिशिएट करना है, ऐसा ही है। बोलो रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, और वो सवाल ने क्या कहा था, 20 ओरिजिनल लाइफ अपनी जगह कायम है और रीवैल्यूएशन से 5 साल पहले वो एक्वायर किया गया। कहानी ऐसे चल रही है ना, ठीक है। इसका मतलब रिमेनिंग कितने, 15 और 15, जी बोले 0.633 और 133, ये उधर सवाल जवाब 1000 में नहीं गिवन रुपीज में, चलो कर लेंगे रुपीज में। इस जो आंसर है, जो चीज गिवन होगी उसको इंटू 1000 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा ना 1000 में, ठीक है जी। बुक वैल्यू 8.87 और 1.867, ठीक है जी। अब इस सवाल को तो करने के लिए ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी, ये वर्किंग मैंने इसलिए करवाई है कि मैं आपको बता सकूं कि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड किसी एक सवाल से ही 5 सवाल निकल सकते हैं, और किसी भी तरह का सवाल हो, बस यही मैक्सिमम पॉसिबल 5 सवाल है। फिलहाल जरा रिक्वायरमेंट को देखिए, वो कहता है व्हाट इज द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, तो उसका जवाब क्या ये है 2.5, ये 0.633 है, नहीं ये जो ट्रांसफर की एंट्री है जिसे हम इंक्रीमेंटल कहा करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर है 0.133 मिलियन, थाउजेंड सवाल कर मिलियन में कर रहे हैं, 0.133 मिलियन है। तो फिर अब असल जवाब चाहिए तो 0.133 मिलियन को 0.133 को करो 1 मिलियन से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, क्योंकि रुपीज में सवाल रुपीज में आंसर दे रहा है ना, मिलियन में दिया हो। समझ आइए ये बात, बताओ इसको करके क्या आंसर आता है। राउंडिंग का डिफरेंस है 133 बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इस सवाल में से कितने पॉसिबल सवाल बन सकते हैं ये सुन लें। सवाल में आपको वो पूछ सकता था, नंबर 1 व्हाट इज द रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये क्वेश्चन है। आप कुछ ये पूछ सकता था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है। दूसरा सवाल अभी जो नहीं पूछा वो क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा जो पूछ लिया, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है, ठीक है। चौथा ये पूछ ले कि बताओ बैलेंस शीट के अंदर एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, तो बैलेंस शीट के अंदर ये 8.87 जाता है, पता ही है आपको, नोट के एंड पर क्लोजिंग मैच करता था और वही बुक वैल्यू जाया करती है ना, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। वो ये भी कह सकता है कि बताओ बैलेंस शीट के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट का क्या बैलेंस नजर आएगा, तो यही नजर आएगा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। बस ये फिक्स एसेट में चला जाता है और ये इक्विटी में चला जाता है, ठीक है। ये भी तो एक एमसीक्यू से पॉसिबल 5 सवाल हैं, ठीक है। आपसे वो रीवैल्यूएशन सरप्लस पूछ ले कितना है, वो आपसे डेप्रिसिएशन पूछ ले, इंक्रीमेंटल पूछ ले, बेटा एक मिनट बात पूरी होने दो, बीच में नहीं बोलते। डेप्रिसिएशन निकाल लें, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल लें, बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग क्या जाना है वो ये पूछ सकता है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में क्लोजिंग क्या जाना है वो ये पूछ सकता है, ठीक है ना। कि वो यूं कहेगा व्हाट इज द रीवैल्यूएशन सरप्लस, जो गिवन नहीं होगा जाहिर वही निकलवाएगा ना। वो ये पूछ सकता है व्हाट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, व्हाट इज द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ एसेट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, इस तरह की बात एज ऑन ईयर एंड, ठीक है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट फॉर द ईयर एंड, जो ईयर एंड लिखा होगा, तो ये 5 सवाल इसमें से बन सकते हैं, ठीक है जी, डन। तो इस सवाल इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें लैंड और बिल्डिंग है, अलग अलग कर लेना इनको, और सही आंसर इंशाल्लाह आप निकाल लोगे। ये 1 जो है इसको आपने कर लेना, 2 मैंने करवा दिया, लेकिन इसमें साथ में आपको ये भी बता दिया कि पॉसिबली कितने क्वेश्चंस हैं। तो पॉसिबल 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें से सवाल बन सकता है, और बन सकता है तो बता दें। ट्रांसफर की एंट्री पूछ सकता है, लेकिन वो वर्किंग में नजर नहीं आ रही थी, वही पूछ सकता है, ठीक है। बहरहाल आपको पता है नॉर्मली ये मेन 5 सवाल पूछ सकता है, पूछ लिया करता है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये एमसीक्यू 1 मैंने आपको बता दिया, ये आपका एमसीक्यू नंबर 9 है, इसको आपने घर पे ट्राई करना है बगैर सोल्यूशन देके, ठीक है। तुम्हें सवाल की समझ आ गई थी, वेट किया करो थोड़ा सा बेटा, मैं डिग्गा नहीं लगा सी, ठुड्डा डंगी ना दिया करो। अच्छा जी, अब रह गया जी क्वेश्चन नंबर 1, टाइम को नहीं रह गया, क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, लेकिन ये भी देख लो, ये आपकी बुक्स का पेज 83 है, बस ये पता नहीं तसूकी लिमिटेड लिखा हो, तो तसूकी लिमिटेड है, पी साइलेंट होगा ना, जापानी नाम होगा, मैंने इसको टिंकू लिमिटेड कर दिया था,
रिवैल्यूअर का नाम कुछ और था, मैंने अपने टीए का नाम लिख दिया था, सिर्फ इतनी सी चेंज है सवाल के अंदर। तो बहरहाल सवाल मैं सारा डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन घर पे जब ट्राई करेंगे तो सोल्यूशन आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, चल। हाँ जी बच्चों, इस सवाल में कोई खास मसला नहीं था सिवाय इसके कि इसमें साढ़ा बहुत था, साढ़ा, 7.5, 8.5, 9.5, साढ़ा। जी हाँ जी, पढ़ते हैं सवाल। इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर आ नोट ऑन PPE इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फॉर इंक्लूडिंग टीएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021। बात सुने, 31 दिसंबर 21 का नोट बनाना है और वो कह रहा है कंपैरेटिव्स भी बनाओ। तो 21 का कंपैरेटिव तो 22 होगा, 2020 है, बताया था। इसका मतलब 2 साल का नोट उसने मांगा है, 20 का भी और 21 का भी। अब 2 ऑप्शंस थे आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, आप एक सफे के ऊपर 21 का नोट बनाएं और अगले सफे के ऊपर 20 का नोट बनाएं। हाँ, शो पहले 21 का करना था, लेकिन मतलब तरतीब में लिखना पहले 21 है फिर 20 है, लेकिन सॉल्व पहले 20 को करना है। पता है क्यों? 2 साल का नोट मांग ले तो ये ना हो आप पहले जो है वो 21 का बनाएं, अब रोल रोल की ओपनिंग निकालें, फिर 20 का बनाएं तो उसका भी रोल रोल की ओपनिंग निकालें। भाई जरूरत क्या है? पहले 20 का नोट बनाएंगे, उसको ओपनिंग रोल रोल के निकाल लेंगे, तो फिर वही 20 का क्लोजिंग 21 का ओपनिंग बन जाएगा, तो टाइम बच जाएगा। 2 साल का अगर नोट मांग लो, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था ऑप्शन क्या है? वैसे कितने बच्चों ने सिर्फ 21 का नोट बनाया? ऐसे भी माशाल्लाह, आधी ज्यादा क्लास है सिर्फ 21 का। चले 21 के मार्क्स मिल जाएंगे इनको। बहरहाल कंपैरेटिव का मतलब समझ आ गया है? कंपैरेटिव, आधी ज्यादा क्लास सिर्फ 21 का नोट बनाया। टीए को तो लोगों ने सहूलत दे दी चेक करने में। अच्छा, आप सुनो ऑप्शन, एक सफे के ऊपर 21 का नोट बनाओ, ये दोनों चीजें लिख दो उसके ऊपर, ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस। टोटल का तो कॉलम वैसे ही नहीं बनाना। कितने बच्चों ने टोटल कॉलम बनाया था? दोबारा आप खड़ा करें, टोटल वाले, टोटल कॉलम वाले। सवाल पीछे मुड़ के ना देखो, बस इधर देखो। मैं किसने कहा पीछे देखो, पीछे जी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है, अगर मैनेज कर सको, जो कि आईकेप के पेपर के अंदर बैठ के जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आईकेप के पेपर में शीट जो दोनों तरफ मार्जिन होते हैं, थोड़ा पहले छोटी सी शीट होती है, थोड़ा तंग हो जाती है। खैर, अगर मैनेज कर सको तो एक सफे के ऊपर दोनों लिख सकते हो। क्या तरीका? ये है तरीका। ऑप्शन 1, एक सफे के ऊपर आप घर से बना लेंगे, एक सफे के ऊपर आप इस तरह से फॉर द ईयर 31 बनाओ, पूरा नोट बनाओ, इसके साथ नोट्स बना दो। अगले सफे पे दूसरे तीसरे सफे पे जाके, ठीक है, फिर आप अच्छा सब नोट्स 2 साल के मांग लेना, सब नोट सिर्फ 1 साल के बना लेना, जो करंट होता है, जो रिसेंट ईयर होता है ना, सब नोट से उसी साल के बना लेना। ओके, 2 के बन सकते हैं वैसे, मसला कोई नहीं है, लेकिन आप वक्त बचा लो, 1 के बना लो। अच्छा सुनो, एक सफा, इसके ऊपर 21 का नोट आ गया, दूसरा सफा उसके ऊपर 20 का, 22 नहीं है, 22 हमारे पास है ही नहीं, ठीक है जी। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। इसमें आप यूं करना, पहले सफे पे 21 का नोट, उससे अगले सफे पे उसके सब नोट्स, और तीसरे सफे पे आप 20 का नोट बना लें, और चौथे से वर्किंग शुरू कर दें। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इस तरह से कर लें, एक ही सफे के ऊपर आप इस तरह से मैनेज कर लें, फॉर द ईयर 31 नंबर 21 ही लिखें, और उसमें 21 और 20 4 कॉलम्स बना लें। टोटल तो वैसे नहीं बनाना था, दोनों में से जिस तरह से मर्जी आप चलना चाहें, ये दोनों ही ठीक है, ठीक है। टाइम बच जाता है इसमें, जरा अगर थोड़ा महारत हो नोट बनाने में तो ये काम किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें जरा गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसका तरीका भी बताता हूँ करना क्या है, उसमें भी करना क्या बता देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन मौजूद थे, ठीक है। अब बच्चों, कुछ बच्चों ने तो कहा जी ऑप्शन छोड़े, हमने सिर्फ 1 साल किया था, टेंशन ही कोई नहीं। खैर, ये समझ आ गया जी, ये बात समझ आ गई सबको? जी स्टूडेंट, जी टाइम देख के इसलिए काटते हैं कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो आईकैप आपको उसको 3.5 या 4 घंटे नहीं देगा करने के लिए, ठीक है ना जी। आपको जो एलोकेटेड टाइम होता है आपने पर्चा उसी में ही करना है, यही आपकी प्रैक्टिस। बेटा बातें करना बंद कर दें या क्लास से निकाल दूं? अच्छा जी, भाई साहब, आपको अगर 3 घंटे का पर्चा करना है तो वो 3 घंटे में ही करना है, 15 मिनट रीडिंग टाइम है, ठीक है। आपको 3.5 घंटे कोई भी नहीं देगा, आईकैप के पेपर में 3.5 घंटे किसी ने नहीं देने, बात समझ रहे हो, ठीक है ना। अब ये मसला यहां से शुरू होता है, और फिर आईकैप का पर्चे से निकल के बच्चा क्या कहता है, पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, 70% अटेम्प्ट हुआ, 75% अटेम्प्ट हुआ, सर पेपर बहुत लेंथी था। नहीं, आदत ही नहीं है। अब आदत कहां बननी है? टेस्ट में जहां पे आप जो है वो पौना घंटा दें तो सवा घंटा, 1.5 घंटा लगा रहे हैं। अब तो सारे नंबर ले लेंगे, इस तरह तो पास सारे ही हो जाएंगे। पढ़ा तो सब नहीं होता है, सीए के अंदर कौन पढ़ने वाला नहीं होता, सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बस स्मार्टली चीजों को नहीं पढ़ा होता, प्रैक्टिस उस तरह से नहीं की हुई होती, समझाया नहीं होता किसी ने। अब वो वाली बात यहाँ पे तो ना करें आप अप्लाई।
ठीक है, 1.5 घंटा। अगर आपका सवाल पौने घंटे में होने वाला है, अगर 1.5 घंटा आपको टेस्ट में दिया जाए तो सारी क्लास पास हो जाए, तो 1.5 घंटा नहीं होता। इसलिए जो एक्स्ट्रा टाइम लेगा उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आपको मैंने डे 1 से एक चीज की आदत डाली है कि मार्क्स इंटू 1.8 करो और सवाल के ऊपर लिख लो। मिसाल के तौर पे मैंने मार्क्स इंटू 1.8 किया और मेरे सवाल का टाइम निकला आधा घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब मेरे सामने घड़ी है, मैंने इस पे देखा, इस पे इस वक्त 10:35 है, मैंने यूं करके लिख लिया सवाल के ऊपर ही। अब दोबारा मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं देखूंगा घड़ी के ऊपर 11:05 में से इतना टाइम रहता है, सवाल कर रहा हूं, सवाल सामने लिख लो। ये तरीका है, ये तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो मार्क्स इंटू 1.8 करो, घड़ी को देखो, जितना टाइम बनता है वो सवाल के ऊपर लिख लो, बस इसी के अंदर मैनेज करना है। 2-3 मिनट 4 मिनट ऊपर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अगले सवाल में टाइम बच भी जाता है कभी कभी, या एटलीस्ट 90% से ऊपर चले जाते हो, 85-90 तक अटेम्प्ट चली जाए, काफी सेव हो जाता है बच्चा, ठीक है। लेकिन 60s में अटेम्प्ट रह रही है, 70s में रह रही है, तो ये खतरे की बात है, और वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो ही सही कर पाओगे। तो मार्क्स इंटू 1.8 जी। मार्क्स इतने हैं फर्स्ट क्वेश्चन के? जी, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। अच्छा जी सुने, इस सवाल के अंदर ना नोट जो बनाना था ना, नोट, अगर आप इस फॉर्मेट पे हैं, फॉर्मेट बनाने के 1.5 से 2 मिनट और फिर नोट बनाने के भी 1.5 से 2 मिनट, नॉट मोर देन दिस। सिर्फ मेहनत थी तो वर्किंग में थी, वर्किंग के अंदर ही सारा कुछ गड़बड़ होना था या नहीं होना था। तो उस वर्किंग पे 5-7 मिनट लगा के हम वो वर्किंग कर लेते बच्चे में, तो बाकी फिर काफी हद तक आप फिगर सही उठा ही लेनी थी आपको, ठीक है। 12 वर्किंग किसी के सही ना भी हो तो फिगर वो फिर भी काफी सही ओपनिंग सही उठाए होंगे, उसमें सवाल से देख के उठाता होता है बंदा, ठीक है। और फिर एक जगह गलती हो तो फिर गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते, ये मत सोचा करें। आगे जब सवाल, जिसने सवाल जारी रखा उसको मार्क्स जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चले, अच्छा जी, अब मैं ऑफिस बिल्डिंग मैंने करवा दिया बच्चों को, क्योंकि बिल्कुल सेम है। उल्टा वेयर हाउस जो है वो थोड़ा सा कम लाइफ वाला है, तो इसको 1 साल और कम करना पड़ेगा आपको। मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग की पूरी वर्किंग करवाई है और इसका नोट डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद वेयर हाउस तो खुद ब खुद ही डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो एडिशनल इंफॉर्मेशन, टीएल यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अच्छा, एंड अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन नेट रिप्लेसमेंट, अच्छा, वही जो हम करते हैं। नेक्स्ट, टीएल ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस, वही सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, वही। फिर रीवैल्यूड अमाउंट्स वर डिटरमाइंड बाय साकिब नूर रीवैल्यूअर्स, ये कोई और नाम था, मैंने अपने टीए का नाम लिख दिया साकिब नूर का, ठीक है जी। ये वैल्यू करेंगे हमारे इस एसिड को, टेस्ट सही चेक ना किए फिर देखना तुम, ठीक है ना। अच्छा ओके यार जी, मैंने पूछा था कल की कौन सी क्लास होती है ऊपर, नहीं कौन सी ऑडिट की इस वक्त होती है? अच्छा, ऑडिट की होती है इस वक्त क्लास। साकिब कहता मुझे क्या पता, मेरा एक ऑडिट का पर्चा रहता तो दे दिया मैंने। ज़्यादा किया करो साकिब की, ज़्यादा किया करो, है बस जा ही रहा है ये। अच्छा जी सुने, हाँ पढ़ने वाला बच्चा था, तुम्हारी तरह थोड़ा ही था। ओके सुनो, नोट बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मैं वो कहा था, चाहे जर्नल एंट्रीज मांगे, चाहे लेजर्स मांगे, चाहे नोट मांगे, सबसे पहले काम हमें वर्किंग करनी पड़ती है। वर्किंग कर लेते हैं। 1 जुलाई 2017 पर एसेट खरीदा है, कॉस्ट है इसकी 96 और लाइफ है 16 साल, और वो रीवैल्यू हो रहा है जाकर पहली बार 1 जनवरी 19 पर, ठीक है। तो पहले 1 जनवरी 19 तक ले जाते हैं, फिर उसके बाद की बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 1 जुलाई, अच्छा बड़ा मसला है वैसे, ये मसला पहली बार देखा। एक सवाल में आया था उम्र लिमिटेड, मैंने कटवा के मैंने कहा था फिर करेंगे इसीलिए नहीं करवाया था कि टेस्ट में आए, ठीक है। करवा लेता, हालांकि मैं कोई बात मसला तो नहीं था, बता ही देता, लेकिन जबानी बताया था थोड़ा सा कि ऐसे करेंगे, बट ठीक है सवाल कर लेंगे। वो करने लगे, वही करने लगे। वैसे पियानो वाला सवाल मैंने इसीलिए करवाना था, लेकिन पियानो वाला सवाल ना हो पाया, कोई बात नहीं, टेस्ट में आपने ट्राई किया। अब जो जिंदगी भर आपको याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, इससे ऐसा कोई सवाल आपको याद नहीं रहेगा इंशाल्लाह। कुछ बच्चे आके परेशान हो, कहते हैं सर हमसे सवाल हो नहीं रहा, पहली बार टेस्ट में नहीं। ओ भाई, यही तो मेहनत करनी है। आपको क्या लगता है प्लेट के अंदर रख के सवाल दें आपको? असल आसानी किसमें हो, मैं स्टूडेंट को भी यही कहा था, कल स्टूडेंट मुझे मिलने आए कि असल आसानी क्या लगती है आपको, पूरा सवाल सर क्लास में आप सॉल्व कर दें, हम उसको देखेंगे, नोट करेंगे, समझेंगे, घर जाके हम उसको दोबारा करेंगे और कहेंगे वाह 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 वाह, सारा सवाल जबरदस्त हो गया, तो कोई कमाल ना हुआ। मैंने थोड़ी सी बात बूत करके कहा सवाल करके आना, और आपने उस सवाल को अपने तौर पे 60-70% कर लिया। मेरे हिसाब से ये उस जैसे सवाल जो पहले किया उस जैसे 10 सवालों से बेहतर है ये एक सवाल करना। तो ये अप्रोच है, आपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखना है। चलें, 1 जुलाई 2017 पर कॉस्ट है जी 96, अच्छा जी 96। अब मसला ये है कि 31 दिसंबर 17 आया, ईयर एंड 31 दिसंबर है ना,
और 96 को हमने डिवाइड किया, उसकी लाइफ थी कितनी 16 साल, ठीक है, 96 को डिवाइड किया 16 से। अब यहाँ पूरा साल ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, अगर ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हो रहा तो पूरा साल डेप्रिसिएशन भी नहीं करनी, ये सालाना डेप्रिसिएशन। जब ईयर से डिवाइड करते हैं ना तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आती है, ठीक है, इनटू, बताएं आंसर 93। अच्छा अब सुनो, रीवैल्यू हो रहा है यकम जनवरी 19 पर, अभी दूर है कहानी, तो 31 दिसंबर 18 आएगा। अच्छा अब डेप्रिसिएशन के लिए पर्चे में कोई जरूरत नहीं दोबारा वर्किंग करने की, नजर आ रहा है कि 6/12 अगर हाफ डेप्रिसिएशन 3 आई है तो फुल ईयर 6 होनी है, लेकिन चलो अभी पर्चे में आप ये शॉर्टकट लगा लेना, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, मेरे जैसे भी को बैठे होते हैं। तो ये पूरा साल, ठीक है, क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, यहाँ फ्रैक्शन हमने नहीं लगाया। ओके जी, डन हो गया। 87। अब ये 18 ओवर हुआ, अब 19 शुरू हो रहा है। इस सवाल के अंदर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन थी, ऐसे ही है, 19 शुरू होने लगा है, 87, एक लाइन खाली छोड़ी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, और रीवैल्यूड अमाउंट सवाल में गिवन है कितनी जी, देखो आई कैप का सवाल अद्दा पजद्दा सही हो जाए, जैसी चीज पहले पढ़ी भी ना हुई और एकदम से आ जाए, तो ये कॉन्फिडेंस होता है, और क्या होता है। ठीक है, तो मैं खुद को भी टेस्ट करता हूँ बच्चों को आईक्यू का सवाल खुद से बगैर पढ़ाए टेस्ट में देकर कि यार पढ़ा हुआ है, देखो कहाँ पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। जी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, 116, 116, तो 116 लिखा हमने, और सरप्लस कितना आ गया जी 29, 29, तो 29 सरप्लस के कॉलम में आ गया। बस कर दें, अब बातें ना करें, जो आपने करना था वो तो कर दिया होगा, बस अब पोस्ट मैच रिव्यू चल रहा है, मैच भी है कल। रीवैल्यूएशन सरप्लस, इतनी बारिश बारिश कर रहे हैं, मुझे लगता है होनी कोई नहीं, जिसके बाद बात करो मैच की, बारिश बारिश, वो प्रेडिक्शन वाले का अल्लाह माउज़ जालिक उनके बस में है कुछ, बारिश अल्लाह को हुक्म होगा तो होगी, ठीक है, अल्लाह करेगा नहीं होगी, अल्लाह चाहेंगे तो जो भी कट्टा-कट्टी निकलना निकले ना, पर आए में बंदा कहता बारिश ना होती तो ये होता, जैसे रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती। खामोश। अच्छा जी, अब 19 का साल डेप्रिसिएशन करनी है, उसके बाद 21 में रीवैल्यू हो रहा है, लेकिन एक बड़ी मुसीबत क्या आती सवाल में, जो लाइन पता नहीं किसी ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, दूसरी रिवैल्यूएशन से पहले चेंज इन एस्टीमेट भी था, तो ये पियानो वाले सवाल की खूबसूरती थी जो हमने नहीं देखी थी। कोई बात नहीं, अभी देख रहे हैं, ये अभी कर रहे हैं ना, सवाल तो कर जी। तो फिलहाल तो 31 दिसंबर 19 पर चलते हैं। अब ये पहली बार होने जा रहा है, जरा देखिएगा, डेप्रिसिएशन करनी है, प्लीज बेटा बातें नहीं ना प्लीज, पता नहीं कहाँ खा के आनी हो नाश्ते से जी, बेटा आज तो मैंने भी नहीं किया वो, आज मैंने डॉक्टर पे जाना है, उसने कहा था खाली पेट आना है, क्या बताऊं। अच्छा जी, रिमेनिंग लाइफ निकालनी है मेरे दोस्तों, और निकालेंगे रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। अब बड़े ध्यान से तो देखो, पहली बार होने जा रहा है ये काम, यकम जुलाई 17 को एसिड खरीदा था, 31 दिसंबर 17 तक आधा साल गुजरा, 31 दिसंबर 18 तक एक साल, तो टोटल कितना 1.5, ओरिजिनल लाइफ थी 16 में से निकल गया 1.5, तो बाकी बच गया 14.5, यही कह रहा था, सारा मसला साढ़े का है इस सवाल में। डिवाइड करेंगे 14.5, कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था, 14.5 ईयर्स ऐसे लिख दूंगा, ठीक है जी, और 29 को भी जरा फुल लिख लेना जरा, 29 डिवाइडेड बाय, बेटा बातें क्यों कर रहे हो यार आप लोग, क्यों यार ऐसे करते हो जी। 8 और 2, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ क्या 2.5, यकम जुलाई 17 से 31 17 तक 6 महीने गुजर गए, अरे 31 दिसंबर 18 तक 1.5 साल गुजर गया, तो रिमेनिंग लाइफ किस दिन करनी है, असी रिमेनिंग लाइफ रेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे खड़े होकर निकालते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन है यकम जनवरी, 31 दिसंबर पे तो कभी नहीं निकालते थे, यही तो शुरू दिन से सिखा रहा था, और मौका आने पे भूल गए आप, आगे मैंने नाश्ता नहीं किया जी। बुक वैल्यू और अच्छा भाई, किसी के जहन में ऐसा तो नहीं आता
सुन तो लो कि ये डिवाइड बाय 14.5 किया है तो फ्रैक्शन भी लगाएं। ऐसा नहीं होता, ये लाइफ से डिवाइड किया हुआ है। लाइफ से डिवाइड करने पर डेप्रिसिएशन एनुअल ही आती है। एक छोटी सी एग्जांपल दिल में आ रहा है कि करें? अच्छा, ऐसे उस्ताद पढ़ाना चाह रहा है, बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे, ये जमाना भी आना था। ठीक है जी, तो देखें जी, एक एसेट हमने खरीदा 1 जनवरी 2020 पर, ठीक है, और इसकी कॉस्ट थी 250 और इसकी लाइफ है 2.5 ईयर्स। अब यहां डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा 250, बोलो, कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू ओवर लाइफ ही होता है ना, डिवाइड बाय 2.5 कितना आता है? 100। 20, 21 और 22। अच्छा, इस साल में इसकी डेप्रिसिएशन 100 आ गई। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगले साल भी 250 माइनस 0 डिवाइड बाय 2.5 करोगे तो 100। तीसरे साल में भी ऐसा ही होगा, लेकिन फर्क सिर्फ ये आएगा कि तीसरे साल में इसने पूरा साल चलना ही नहीं है, तो जब डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन देगा 100, हम कर देंगे 6/12, तो ये कितना बन जाएगा? 50। तो 2.5 से डिवाइड करने का मतलब ये कतन नहीं है कि ये को आधे साल की या पौने साल की या सवे साल की डेप्थ से निकली है या साल से ज्यादा की निकल आई है, हमने उसको साल पे लेके आना, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपने ईयर से डिवाइड करना है तो ईयरली डेप्रिसिएशन में आना। ठीक है, ये कंफ्यूजन मैंने कहा किसी के दिल में ना घर पे जाके आ जाए कि ये 14.5 से डिवाइड किया है तो फ्रैक्शन फ्रुक्शन नहीं लगाना, नहीं भाई नहीं, ये 14.5 डिवाइड किया तो ये ईयरली डेप्शन आ गई है। अब अगले 14.5 साल तक डेप्शन ऐसी चलेगी, 8 8 8 8। हाँ, वो अलग बात है कि आखिरी साल में इंटू 6/12 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 जुलाई को खरीदा हुआ एसेट है, उस साल में जाकर 30 जून तक इसकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो 14.5 से डिवाइड करने का मतलब फ्रैक्शन नहीं लगाना, ये लाइफ से डिवाइड किया तो सालाना डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकला है। ये क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? कन्फ्यूजन? अच्छा, अब इधर देखो, 31 दिसंबर 19 का मतलब होता है 1 जनवरी 20 भी, और इस दिन क्या हुआ है? एस्टीमेट में चेंज आया है। अब जब हमने देखो, अगली रिवीजन तो 21 में होनी है ना, मसला यह है कि 31 दिसंबर 20 की डेप्रिसिएशन निकालते हुए पुरानी लाइफ और पुरानी रीवैल्यूड अमाउंट अब इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। अगर आपको उसूल याद है, खुदा ना खास्ता अगर याद रह गया तो, वो क्या था? रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकालते हैं, वो अवेलेबल है, और रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं, वो उसने खुद दी हुई है। ठीक है, तो रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑन 1 जनवरी 2020, काफी बहस हुई पिछली क्लास में, नतीजा कोई नहीं निकला उसका। कोई कहता था ये टोटल है, टोटल लाइफ है, ठीक है, इसमें से रिमेनिंग हम निकालेंगे। कोई कहता था ये सवाल में रिमेनिंग गिवन है। ठीक है, तो बड़ी बहस चली, कोई फायदा नहीं निकला पिछली क्लास में। तो बहरहाल मैंने बच्चों को ये कहा कि ऑब्वियस सी बात है, मैंने यूं करके पढ़ा था, मैं आपके लिए पहली बार को पढ़ता हूं, आप वही मान लो तो अच्छा है, फिर वरना बहस करनी शुरू कर लेंगे। ठीक है, उसने कहा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 16 साल है, और फिर 2 साल गुजरने के, गालिबन 2 साल गुजरे हैं, ठीक है, जिस 2-2.5 साल जो भी गुजरे हैं। ठीक है, 1 जनवरी 20 में वो कह रहा है रिवाइज यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 2020 में 9 साल। अब या तो वो यूं लिखता दिस इज रिवाइज टोटल लाइफ, तो हम इसमें से माइनस करते जितना अच्छा गुजर गया है और रिमेनिंग लाइफ निकालते, या वो यूं लिख देता सुकून से कि जी रिवाइज रिमेनिंग लाइफ है तो हम ये उठा लेते। अब दोनों सूरतों के अंदर खामोशी है। उसने सिर्फ क्या कह दिया कि ये यूजफुल लाइफ 9 है, तो फिर मजबूरन रिवाइज्ड को देखते हुए मैंने कहा कि इसको रिमेनिंग लाइफ ले लें। कुछ बच्चे ये कह रहे थे नहीं जी नहीं, इसको हम टोटल समझेंगे कि टोटल लाइफ इतनी रह गई है, और उसमें से खैर से ये 6 महीने और ये 1 साल और 2 साल गुजर गए हैं, हम जी ये करेंगे कि हम 9 में से 2.5 निकाल कर 6.5 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा जी नहीं, मैं तो वैसे नहीं करना तेरा आपको, मैं तो 9 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो बहरहाल ये लफ्ज लिखा होता है ना रिवाइज यूजफुल लाइफ, ठीक है, इसके अंदर उसने ना टोटल लाइफ लिखा था ना रिमेनिंग लिखा था। तो बहरहाल मुझे ऑब्वियस ही लग रहा था कि 1 जनवरी 2020 के ऊपर ये बातें हाइब्रिड में भी ऐसे ही हो रही हैं आज, जैसे यहाँ फिजिकल में हो रही हैं। गैरती कोई नहीं बच्चों। अच्छा जी, 1 जनवरी 2020 पर वो कह रहा है रिवाइज यूजफुल लाइफ कितनी है? 9। तो ये रिवाइज यूजफुल लाइफ उसने दे दी है ना 9, बस इसको यूज कर लो चुप करके, ये ऑब्वियस बात ज्यादा। वैसे कितने बच्चों ने 9 ही लिया था रिमेनिंग? माशाल्लाह ऑब्वियस की तरफ ही गए हैं। कितनों ने 6.5 लिया? वो कौन कौन है? कोई बात नहीं, खैर है, आपकी गलती पे गलती के नंबर नहीं कटेंगे, यहाँ पे जो नंबर कटने हैं वो कट जाएंगे। साकिब आपके सामने मौजूद है, मैं उनके सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि आईकैप की आप जाके पूछ लो ना, मार्किंग का तरीका यही होता है। जिसने 6.5 यूज किया उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे गलत हो जानी, यहाँ नंबर कट जाएगा उसका बस। ठीक है, उससे आगे फिर जो फिगर्स बुक वैल्यू निकलनी है वो क्या होता है? वो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन बुक वैल्यू होती है, वो कॉन्सेप्ट होता है। फिर उससे आगे की फिगर्स यूज हो रही हैं, वो कॉन्सेप्ट अपनी अपनी जगह पे हैं, उनके नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर आपने बहरहाल सवाल की गिवन 9 वाली फिगर को ही यूज करना था। तो 108 डिवाइड बाय 9, 27 डिवाइडेड बाय 9।
12 और अब जिसने बेटा ये 9 नहीं लिया उसकी ये 12 की डेफिनेशन सही नहीं होगी, ये 12 की डेफिनेशन हमारे नोट में जानी थी, वहां फिगर गलत होगी, तो यहाँ पे 0.5 ये 1 मार्क कट जाएगा बस। लेकिन फिर उस नोट के अंदर कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू निकालना है, कॉन्सेप्ट है वो, चाहे गलत फिगर माइनस होकर जो बुक वैल्यू निकली है नई वाली वो उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटा करते। अच्छा जी बच्चों 96 और 24 ये राउंडिंग का डिफरेंस किसका मार्क्स किसके कटे हुए राउंडिंग के, यहाँ किसी ने मुझे कहा था राउंडिंग के मार्क्स कटे हुए हैं इधर, और आपके भी, आप दोनों पेपर लेके मेरे पास आइएगा, साकिब भी आ जाएंगे पेपर की अभी क्लास के बाद, ठीक है साकिब, देख लेते हैं ना कि क्या हुआ मसला, कि कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक थी या राउंडिंग का। अच्छा जी अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, चल रहा है अभी 21 का साल आया, ये आखिरी साल है हमारा जिस तक नोट बनना है, बस इस साल में वर्किंग खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले रिवैल्यूएशन हो रही है। तो 1 जनवरी 21 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी तुसी, ठीक है 1 जनवरी 21 पर ये आ गया तुसी, इतना थोड़ा लॉस आया कि सरप्लस को खा ही नहीं सका, सरप्लस ही बाकी बचा, सुभान अल्लाह शेर बन गया, इतना थोड़ा लॉस आया कि वो सरप्लस को खा ही ना सका और बाकी भी सरप्लस ही बचा, ठीक है जी। अच्छा जी प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं गया, डन। अब अगली गेम ऑन होती है कि 31 दिसंबर 2021 पर जो डेप्रीसिएशन निकालनी है वो 80 को डिवाइड करना है और 8 को डिवाइड करना है। अब जो रिमेनिंग लाइफ निकालनी है वो कहां से निकाले, 9 से या 16 से, 9 से या 16 से, 16 से तब निकाला कर, चलो 16 से तब निकाला करते थे जब इस तरह की लाइन लिखा हुआ करती थी सवाल में, यूजफुल लाइफ रिमेन सेम, याद आई वो लाइन जो मैं कहता था अक्सर सवालों में आ रही होती है, ठीक है। तो जब ये लाइन होती है तो उसका मतलब लाइफ ओरिजिनल वाली चेंज नहीं हुई, रिमेनिंग लाइफ निकालनी है तो ओरिजिनल से निकाल के लाएं, लेकिन यहां पे तो पिछले साल के पहले दिन लाइफ चेंज हो गई है, लाइफ चेंज होकर पिछले साल के पहले दिन 9 हो चुकी है, अब हमने रिमेनिंग लाइफ इस 9 से निकालनी है। तो 1 जनवरी 2021 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालने लगे तो पता चला ओ 1 जनवरी 20 पे तो लाइफ 9 हो गई थी, तो 1 जनवरी 20 से 1 जनवरी 21 तक एक साल मजीद गुजर गया, तो फिर रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 8 साल है, 8 और 8, कितने बच्चों ने ये 8 ही किया था, कितनों ने 16 में से निकाली रिमेनिंग लाइफ को, है सर, हाथ नहीं खड़ा किया फिर यस सर वाले ने, जी जी बताएं 10 आ गया और 1 आ गया, ऐसे ही है जी 70 और लो भाई। अब बनाना है हमने नोट, नोट सॉल्यूशन पे चलते हैं ताकि मैं फिगर बताता जाऊंगा, वहां पे देखते जाएंगे ना, अब नोट थोड़ी बना रहा हूं, ठीक है। यहां से फिगर सिर्फ वर्किंग, अब वर्किंग सिर्फ फिगर आइडेंटिफाई करनी है उसको नोट में, मैंने कहा था वर्किंग बनाना ही मुश्किल है, नोट तो बस ऐसे 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 बन जाएगा, फॉर्मेट बना हुआ है तो, ठीक है। अभी देखिएगा सचमुच में ऐसे ही है, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई बच्चे मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पे, अभी आप देखिएगा कहां गया, अच्छा आगे निकल गए, जज्बाती हो गए। अच्छा जी ये तरीका क्या होगा, कहीं से काम करना है ना, वैसे आप ब्लैक नहीं कर सकते इसको जैसे मैं करने लगा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए, फॉर्मेट तो सारा बना होगा ना, लेकिन आपने इनको नहीं कुछ कहना, ये मेरा मशवरा है। बिल्डिंग की वर्किंग पूरी हो गई ना, तो चाहे अलग अलग सफों पे नोट है, पहले बिल्डिंग 20 से शुरू करो और बिल्डिंग 21 से पर खत्म कर दो, खत्म हो गया, फिर अगली वर्किंग करो, फिर वेयर हाउस को कर लो। इनको इकट्ठा चलाना थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता था, गलती के चांसेस है, तो आसान काम अब हो गया, ठीक है। अब नोट शुरू करेंगे कहां से जी, 31 दिसंबर 20 का साल पहले नोट बनाएंगे ना, पहले नोट कौन सा बनाएंगे, 31 दिसंबर 20 का। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, हमें ओपनिंग चाहिए, वो किस दिन चाहिए होगा, 1 जनवरी 20 पर, लेकिन क्या सिखाया था, 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर क्लोजिंग निकालना है, ठीक है। 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर हमने सवाल से पूछा, ये 31 दिसंबर 19 है, ये यही है ना, हमने सवाल से पूछा कि क्या ये एसेट 31 दिसंबर 19 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ है, ये सवाल में से भी नजर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हुआ है जी, 1 जनवरी 19 में रिवैल्यू हुआ है, तो अगर ये 31 दिसंबर 19 से पहले रिवैल्यू हुआ है तो फिर 31 दिसंबर 19 पर एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट यानी 116।
तो 116 अगर 31 दिसंबर 19 पर एसेट अकाउंट में क्लोजिंग पड़ा है तो फिर 1 जनवरी 20 पर यही ओपनिंग पड़ा। डन, नोट बनना कोई देर नहीं लगेगी, ये कह रहा था मैं, ठीक है। फिर अगली बात, अगर ये एसेट 31 दिसंबर 19 पे हम क्या कह रहे हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें दरकार है, तो मैं क्या वही सवाल दोबारा करूंगा, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 19 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? उसका जवाब है बिल्कुल हुआ है जी, 1 जनवरी 19 पे हुआ है। तो हम क्या कहेंगे जी कि एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, यानी सिर्फ 8 रुपए, सिर्फ 8 रुपए। अगर ये 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग है तो 1 जनवरी 20 का यही ओपनिंग आ गया, ओपनिंग आ गया, ठीक है। और सही है, समझ आ रही है। अब 20 का साल आता है, 20 का साल शुरू हो गया ना। अब 20 के साल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, 20 के साल में तो सिर्फ एस्टीमेट चेंज हुआ था, और एस्टीमेट चेंज का असर सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे पड़ता है। देख लो, अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेप्रिसिएशन इस साल 8 ही होती, बदल गया तो कितनी हो गई, 12। अब इस साल में सिर्फ 2 ही एंट्रीज हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 12 और ईवन सरप्लस डेबिट रिटेंड क्रेडिट 3, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब नोट के अंदर एसेट जो ओपनिंग 116 था वही क्लोजिंग 116 बन गया। डेप्रिसिएशन सिर्फ 12 की ऐड होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, और ये 8 जमा 12 20 हो गया, और बुक वैल्यू आ गई 96, ठीक है। अब पहले 20 इसीलिए बनवाया है कि ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनाओ, और ये 20 का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बना लो, ठीक है, और सही है। अब आ गया जनाब 21 का साल, ये 20 खत्म हो गया, 12 के बाद यहां पे एसेट पहुंच चुका है। अब 21 के साल में क्या हो रहा है, एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो रीवैल्यू के दिन क्या करोगे, ट्रांसफर। इस दिन खड़े होकर क्या देखोगे, ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ है, बिल्कुल हुआ है ये। तो यहां से लेकर यहां तक की डेप्रिसिएशन कितनी है, 8 जमा 12, और नोट में भी नजर आ रही है ये 20, तो ठीक है। तो 20 की अमाउंट को क्या कर दो, ट्रांसफर, ओह सॉरी, एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। उसके बाद सरप्लस या लॉस आया तो मैंने कहा था इसको छुपा लो, ठीक है। सिर्फ एसेट को देखो, और एसेट क्या हो रहा है जी, 16 से कम, लॉस है ना, 16 से कम, ये लो 16 से कम हो गया, ये क्लोजिंग आ गया, ये क्लोजिंग 10 आ गया, 10 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है जी, 10 रुपए, तो ये 10 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, और ये क्लोजिंग 10 आ गया, और 70 की बुक वैल्यू आ गई जो मैच भी कर रही है, ठीक है। मुश्किल या आसान, सिर्फ वर्किंग ही मुश्किल, और उसमें भी वो साढ़े इतना, वो मुश्किल, ठीक है। अच्छा, अगली बात, ऐसे ही वेयर हाउस के लिए आपने जो है वो काम करना है, और इसी तरह से चल लोगे, अब तो चल लोगे ना। वेयर हाउस तो उल्टा 1 साल कम वर्किंग है इसलिए, ठीक है। मैंने छुट्टी नहीं दी, अभी चल रही है क्लास। इसमें बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस का सब नोट, तो वो जरा देख लो, इधर मैं बना देता हूं। अच्छा, मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर आपको मल्टीपल ईयर्स का नोट मांग ले तो सब नोट सिर्फ रिसेंट वाले के बना देना, यानी 21 के। वैसे आप 20 और 21 दोनों का ये मूवमेंट बना सकते हो, कहोगे तो मैं दोनों की बना दूंगा। फिलहाल सिर्फ रिक्वायरमेंट कर लेते हैं जी, 31 दिसंबर 2021 के लिए मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या आएगी जी, ओपनिंग बैलेंस, और रोज भी हो सकता है और एडजस्ट भी हो सकता है। एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, जो हुआ पड़ा है आज, लॉस आया प्रॉफिट को खा गया, ये रोज तो नहीं हुआ, कम हुआ, एडजस्टेड का लफ्ज कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स और क्लोजिंग, ठीक है बच्चों। चलो, कहां की वर्किंग हमारी, अच्छा वर्किंग उधर है जी। किस साल का सब नोट बना रहे हो, 21 का, वर्किंग ही आपको बनवाएगी ये भी, ठीक है। 21 कहां से शुरू हो रहा है, ये देखो ग्रीन लाइन लगाता हूं, ये तो 20 पड़ा है ना, ऐसे तो नहीं लगेगी ग्रीन लाइन, अब अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगाओ जी। 21 का स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस, ये 31 दिसंबर 20 का मतलब 1 जनवरी 21 होता है कि नहीं होता। तो ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा था साल के शुरू में, 24, क्योंकि ओ भाई जान यार 31 दिसंबर 2021 का नोट बनाना है, तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा 1 जनवरी 21 का, लेकिन उसूल वही है, इसको हम इधर का व्यू चला गया। अच्छा, अभी भाई इधर ही आ जाओ, जरा जल्दी से इधर ही आ जाओ, आज बच्चे कम है, जल्दी से आ जाओ इधर, ठीक है, जरा पॉज कर दें। अच्छा जी, मेरी हाइब्रिड क्लास का जरा चला गया था व्यू, उनको इधर बुलाने में टाइम लग गया। मैं ये कह रहा था कि 31 दिसंबर 21 का नोट बना रहे हो,
उसूल आज भी वही है। क्या 31 दिसंबर 21 के नोट में ओपनिंग 1 जनवरी 21 का चाहिए तो कब निकालोगे? पिछले साल 31 दिसंबर 20 पे खड़े होकर। तो 31 दिसंबर 20 पे खड़े होकर ही मैंने देखा कि क्लोजिंग सरप्लस था 24। रीवैल्यूड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना था जी? 24। ठीक है। अब भाई अब अगर ये टीएस अंदर ना 1 मिनट आए तो मैंने देखा भी मतलब आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, मसला होगा इधर उधर, बात पूरी करने में मुझे। दरवाजा आप लोग बेटा क्यों आए इधर? हाइब्रिड रूम में तो व्यू आ रहा है ना, दोनों हाइब्रिड में, फीमेल्स में नहीं आ रहा। अच्छा चले सुन ले फिर आप कम से कम, बहरहाल ये बात पूरी सुने, फिर मैं कल इसको रिपीट करूंगा आपकी क्लास में। सुने जी, 1 जनवरी 21 का ओपनिंग चाहिए तो 31 दिसंबर 20 पे क्लोजिंग निकाला, वो कितना निकला? 24। अब 24 31 दिसंबर 20 का क्लोजिंग है, ये 1 जनवरी 21 का ओपनिंग बन गया। फिर 24, तो उसके बाद इस 21 वाले साल में अरोज कुछ नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है सरप्लस, बल्कि उल्टा कम हो गया। जिनको व्यू नहीं आ रहा वो अपनी वर्किंग के ऊपर गौर करें। 16 से सरप्लस कम हो गया तो 16 माइनस कर दें। फिर भी सरप्लस बच गया 8, तो उसमें से 1 रुपया ट्रांसफर हो रहा है और क्लोजिंग 7 आ गया। ये मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस है। होमवर्क सुन लें ध्यान से। होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 17 है ना जी, ये क्वेश्चन है। एक 11 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 7 पियानो वाला दोबारा करना है। उसमें बस ये याद रखना कि चेंज इन एस्टीमेट साल के आखिरी दिन लिखा हुआ है, पर साल के पहले दिन लेकर आना। वो सवाल मैं करवा कर फिर आगे 36 शुरू करूंगा। जिंदगी के लिए तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।